मौत मिलेगी कसाईनुमा। ओए मिलेगी मौत कसाईनुमा। आप रहमान डकैत को तो जानते ही होंगे। जो नहीं जानते थे वो इस साल के बाद जानने लगे। जी हाँ, वो धुरंधर के बाद जानने लगे, क्योंकि रहमान डकैत को आपने फिल्म में डांस करते हुए देखा है, लोगों को मारते हुए देखा है, लेकिन रहमान डकैत ओरिजिनली कौन था, उसकी असलियत क्या थी, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। अरशद पप्पू चौधरी असलम कुत्ता दी मौत मारांगे सानू विशेरे बलोच कहते ने। क्योंकि हर आदमी का चेहरा अलग अलग होता है। पर्दे पर दिखने वाला रहमान डकैत और असली जिंदगी का रहमान डकैत, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ लोग उसे शेर बलोच कहते हैं, कुछ लोग उसे मसीहा कहते हैं और कुछ लोग उसे जी हाँ मर्डरर कहते हैं। वैसे तो अगर कोई किसी का मर्डर करता है या किसी से पैसा छीनता है, पैसा छीन के वो किसी को भी बांटे, उससे महान नहीं बढ़ता। क्योंकि अगर उसने किसी का हक मारा है, हक छीना है, तो वो गुनहगार है और गुनहगार की सजा वही होती है जो रहमान डकैत की हुई थी। आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं इसी ऐसे विषय के ऊपर से जिसके बारे में आज सब लोग बात कर रहे हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और बार बार देखना चाहते हैं। फिल्म में उसे मरता हुआ देखने के बाद लोगों को लगा कि यार रहमान डकैत और देखना चाहिए था। बट एनीवे, धुरंधर 2 आने वाली है, उसके बाद शायद आपकी थोड़ी प्यास और बुझ जाएगी। दोस्तों, हाल ही में रिलीज बॉलीवुड फिल्म धुरंधर ने कराची के अंडरवर्ल्ड का काला सच स्क्रीन पर तो उतार दिया। कराची के लियारी टाउन से पैदा होने वाला खौफ भी महसूस करा दिया आप सभी को। लेकिन सच कुछ और है के सामने फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि रहमान डकैत की जिंदगी में फिल्म जैसा रोमांच नहीं, बल्कि डर है, खौफ है, बगावत है और खून ही खून है। लियारी जो पाकिस्तान में एक जगह है, जी हाँ, लियारी में रहमान डकैत सिर्फ नाम नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी ताकत था जिसने अपराध, राजनीति, बदला और पहचान की लड़ाई को कराची के दिल में उतार दिया और उसको कानून से भी बड़ा बना दिया था। पुलिस के लिए वो सिर्फ एक अपराध ही नहीं था, बल्कि वो चुनौती था जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। उस दौर में लियारी के हालात इस कदर खराब हो गए कि कराची पुलिस ने एक फुल स्केल ऑपरेशन चला के गैंगस्टर रहमान डकैत का खात्मा किया था, जिसकी दहशत दशकों तक लियारी के बच्चों की लोरियों में भी सुनाई देती थी। थर थर कांपते थे लोग उसके नाम से। जी हां, अब आपको बताते हैं कि कौन था ये रहमान डकैत। कुख्यात रहमान डकैत का असली नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच था। उसका जन्म 1975 में कराची के लियारी इलाके में हुआ था और उसके पिता दाद मोहम्मद और मां खदीजा बीबी एक गरीब बलोच परिवार से आते थे। लियारी पीपीपी का मजबूत गढ़ था, हमेशा से अपराध और गरीबी का केंद्र रहा। बचपन से ही रहमान को अपने परिवार की ड्रग तस्करी की दुनिया का सामना करना पड़ा। उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था। उनके पिता और चाचा शेरू, जिनका नाम था, 1964 से हेरोइन स्मगलिंग में बराबर लिप्त थे। ये परिवार अफशानी गली के कलाकोट में रहता था, जहां ड्रग नेटवर्क की जड़ें गहरी थीं। छोटी उम्र में ही रहमान ने देखा कि कैसे काला नाग जैसे प्रतिद्वंदी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। लियारी की जो छोटी छोटी तंग गलियां थी, उसके लिए जुर्म का पहला स्कूल बन गई थी। उसके लिए मर्डर देखना, एनकाउंटर देखना, चोरी देखना, ड्रग तस्करी देखना तो एक आम बात हो गई थी। जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं या जी हाँ क्रिकेट खेलते हैं गलियों के अंदर, उसके लिए मारकाट देखना तो बहुत आम बात थी। इसलिए आगे चलकर उसके लिए किसी को मारना बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कोई खेल। नोटों का ढेर ही ढेर देखा है उसने अपनी जिंदगी में। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे जुर्म की विरासत बनी रहमान की जिंदगी, कैसे उसने अपना करियर जी हाँ जुर्म के साथ स्टार्ट किया। रहमान के परिवार में कोई ये कोई अपराध नई बात नहीं थी। उसके पिता दाद मोहम्मद ने 1960 के दशक में अफगानिस्तान से हीरोइन तस्करी शुरू कर दी थी। चाचा शेरू के साथ मिलकर उन्होंने लियारी को ड्रग का हब बना दिया। उनके लिए घर हो गया था कि ये हमारे लिए सेफ है, हम यहाँ पर ड्रग का धंधा करेंगे। 1970 के दशक में भुट्टो सरकार के दौरान ये नेटवर्क बहुत फल फूल गया और इसी दौरान दूसरा गैंग चलाने वाले काला नाग भी सामने आ गया। जी हाँ, उसका नाम काला नाग था। रहमान के परिवार पर हमला हुआ, लेकिन बाद में मामला उसकी मौत से संभल गया। रहमान डकैत दाद मोहम्मद की इकलौती औलाद था, जिसने बचपन पे ही
ड्रग पेडलिंग सीखी थी। गरीबी और जातीय बलोच पहचान ने उसे जुर्म की ओर धकेल दिया और जब लियारी में बलोच बिरादरी का समर्थन उसे मिल गया तो वो स्थानीय हीरो बनकर उभर कर सामने आ गया। सब लोग उसे अपना हीरो मानने लगे, उसे शेर कहने लगे, शेरे बलोच कहने लगे। पिता और परिवार की विरासत ने ही रहमान को एक खतरनाक और खूंखार अपराधी बना दिया था। अब आपको बताते हैं कि 13 साल की उम्र में उसने पहला जुर्म किया था। वो कैसे? दोस्तों, रहमान डकैत की जो आपराधिक यात्रा है वो 13 साल की उम्र में ही शुरू हो गई। एक छोटे से झगड़े में उसने अपने पड़ोसी को चाकू मार दिया था। यह घटना लियारी की गलियों में सनसनी की तरह चारों तरफ फैल गई, या आप यूं भी कह सकते हैं कि खुद ही सनसनी बन गई। पुलिस ने उसे भागने तो दिया, लेकिन यह उसके लिए पहला सबक था। ड्रग बेचने की वजह से वो हिंसा की ओर मुड़ गया था। अगर मीडिया सूत्रों से हम आपको बताएं, जो मीडिया ने रिपोर्ट छापी थी, यह पड़ोसी पर चाकू से वार कर उसके पहले वायलेंट क्राइम के रूप में दर्ज है। लियारी के गैंग कल्चर में ऐसे कृत्य नौजवानों को स्टेट्स देते थे। रहमान ने भागकर छिपने की कला सीख ली थी। यह घटना उसके पिता की हत्या से जुड़ी थी, जब इकबाल उर्फ बाबू डकैत ने दाद मोहम्मद को मार दिया था। उसी वक्त से रहमान बदले की आग में बुरी तरह से झुलक रहा था। अब आपको बताते हैं कि उसने अपनी मां की हत्या की। वो कैसे? 19 साल की उम्र में रहमान डकैत ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि लोगों का दिल दहल गया। उसने अपनी मां खदीजा बीवी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। जी हां, अगर एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट को माने तो उसने अपनी मां का गला घोंटकर हत्या की थी और फिर छत से, जी हां, पंखे से लटका दिया। इल्जाम यह था कि उसकी मां का किसी दूसरे गैंग मेंबर से संबंध था और यह घटना लियारी में किसी सदमे से कम नहीं थी। हालांकि पुलिस ने इसे घरेलू विवाद तो बताया था, लेकिन इस वारदात के बाद रहमान फरार हो गया था। मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो यह क्राइम उसकी क्रूरता का प्रतीक बन गया था। उसका परिवार टूट चुका था, लेकिन रहमान के जुर्म का सफर और भी तेज हो गया था। बलोच समुदाय में भी इसकी बहुत चर्चा होने लगी थी और इसी हत्याकांड से उसे डकैत का टाइटल मिल गया था। अब आपको बताते हैं कि कैसे उसने हाजूलाल के गैंग में एंट्री की थी। जी हाँ, उस टाइम पे हाजूलाल बहुत बड़ा गैंग माना जाता था। 1990 के दशक के अंत में रहमान ने हाजूलाल के गैंग में एंट्री ली। लालू लियारी के चौधरी थे, जिनके पास ड्रग्स, हथियार और रंगदारी का पूरा साम्राज्य था। रहमान ने लालू के बेटों के साथ काम किया। फिर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसे पीपीपी कहते हैं, जी हाँ, उनके संरक्षण से ये गैंग बहुत ज्यादा फलने फूलने लगा। अगर विकिपीडिया की बात आप माने, अगर उसे पढ़ेंगे, उनके अनुसार लालू की गिरफ्तारी से पहले रहमान ने नेटवर्क को बहुत मजबूत किया था और लियारी में छोटे अपराध कम करने का श्रेय भी उसी को जाता है। वे स्थानीय विवाद सुलझाने लगा और इसके बाद हाजी लालू ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि मेरे बाद यही बनेगा गैंग का बॉस। यह दौर रहमान के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह था और गैंगवार की तैयारी यहीं से शुरू हुई थी। अब बताते हैं कि गैंग की कमान कैसे रहमान के हाथ में आई। साल 2001 में हाजूलाली की गिरफ्तारी हो गई और इसके बाद रहमान ने गैंग की कमान पूरी तरह से संभाल ली। उसने उजैर बलोच और बाबा लाडला को अपना करीबी बनाया और ड्रग ट्रेड को अच्छी तरह से फैला दिया। रहमान ने लियारी को अपना किला बना लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो वो एक्सटॉर्शन और हथियार तस्करी में माहिर हो गया था। छोटे अपराध कम करके रहमान ने रॉबिन हुड जैसी इमेज बनाई। स्थानीय लोग कहते थे रहमान के राज में रात को भी हम सुरक्षित घूम सकते थे। इसी के साथ रहमान पीपीपी नेताओं से नजदीकी बढ़ा रहा था और यह वारदात लियारी की राजनीति को प्रभावित करने वाला था। साल 2003 और 4 तक रहमान डकैत लियारी का सबसे ताकतवर डॉन बन चुका था। उसने अरशद पप्पू को खुली चुनौती दी और यहीं से गैंगवार शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो रहमान ने बलोच युवाओं को संगठित किया, एक साथ मिलाया। ड्रग और हथियारों से उसकी कमाई करोड़ों तक पहुंच चुकी थी। वो पानी के टैंकरों में और जमीन पर कब्जा करने लगा था। हालात ये थे कि लियारी को वाइल्ड वेस्ट कहा जाने लगा था और इसी दौरान में रहमान ने सोशल वर्क भी खूब किया। वो गरीबों की मदद करने लगा था और इसी चरित्र ने उसे लोकप्रिय बना दिया था और यही वजह थी कि पीपीपी ने उसे वोट बैंक प्रोटेक्टर बना दिया था। जब किसी अपराधी को राजनीतिक सपोर्ट मिलता है तो ऐसे ही होता है। लोग कहते हैं कि वो हमारा मसीहा था, बलोच उसे शेर कहते हैं। कि मसीहा ऐसा नहीं होता कि किसी की जान लेकर, किसी का पैसा छीनकर किसी में बांट दे। ड्रग का धंधा तो ऐसे ही हुआ कि एक नहीं सैकड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खेलना, ये कहाँ का मसीहा है। इसे तो पहले दिन ही गोली मार देनी चाहिए थी।
रहमान डकैत का पीपीपी से गहरा कनेक्शन बन चुका था। साल 1988 से लियारी पीपीपी का गढ़ था। रहमान को वोट संरक्षण बनाया गया। मीडिया की अगर माने, एक वक्त यह था कि रहमान बेनजीर भुट्टो के बहुत करीबी था। साल 2007 और 2008 के मुशर्रफ विरोधी आंदोलन में उसकी अहम भूमिका रही थी और बदले में पीपीपी उसे पुलिस से भी बचाती रही। मीडिया रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि वो पार्टी में सिक्योरिटी विंग जैसा बन गया था। गेबॉल जैसे नेताओं से भी उसका टकराव हुआ। ये गठजोड़ जुर्म को वैधता देता था। रहमान डकैत ने पीपीपी के झंडों को अपने जहां वो बैठता था उन ऑफिस, जी हां, गैंगस्टर्स के ऑफिस में लगा दिए। उस दौर की राजनीति ने उसे अजय बना दिया था। सब जगह उसका नाम गूंज रहा था। ये वोट की राजनीति होती है दोस्तों। साल 2008 में रहमान ने पीपुल्स अमन पार्टी, जी हां, पीएसी बनाई, अलग कमेटी बनाई, अलग पार्टी बनाई। ये गैंग का कवर था, शांति संगठन का नाम। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीएसी ने विवाद सुलझाए, वेलफेयर बांटा, लोगों की मदद की, लेकिन अंदर से एक्सटॉर्शन चलता रहा, वरना पैसा कहां से आएगा। उजैर बलोच को कमांडर बनाया गया। लियारी में पीएसी के ऑफिस खोले गए। पीपीपी ने इसे सपोर्ट किया। उसी कमेटी ने इलाके में गैंगवार को नियंत्रित किया। जी हां, रहमान डकैत ने तमाम छोटे अपराध रोके। सच कहा जाए तो पीएसी संस्था लियारी की पैरेलल गवर्नमेंट भी बन गई थी। जी हां, एक तरह से हुकूमत चल रही थी वहां पर। पीएसी का गठन हो जाने से रहमान की शक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई थी और कोई भी उससे टक्कर लेने को तैयार नहीं था। आप सोच लीजिए, वो इतना बड़ा आदमी हो गया था, एक मामूली गुंडा जो प्रेसिडेंट तक पहुंच रखता था। जी हां, गैंगस्टर अरशद पप्पू से उसकी खूनी जंग की बात अब आपको बताते हैं। रहमान का सबसे बड़ा दुश्मन था अरशद पप्पू। साल 2008 से गैंग वॉर तेज हो चुकी थी। वो पूरी तरह से शक्ति चाहता था, पावर चाहता था, और पॉलिटिकल पावर उसके साथ थी। पप्पू एमक्यूएम का समर्थक था। नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों की गैंग वॉर में रोज लाशें गिरती रहती थी। आए दिन एक दूसरे को लोग मारते थे। गुंडा मतलब गलियों में ही खून खून बह रहा था। रहमान डकैत ने पीपीपी की ताकत से अपने दुश्मन पप्पू को लियारी से बाहर खदेड़ दिया। रहमान डकैत ने पीपीपी की ताकत से अपने दुश्मन पप्पू को लियारी से बाहर खदेड़ दिया, जिसके लिए उजैर और बाबा लाडले ने हमले लीड किए थे। यही वो वक्त था जब इलाके में कथित तौर पर कटे सिर से फुटबॉल खेलने की अफवाहें भी फैल रही थी। इनकी जंग में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए थे और रहमान ने अरशद पप्पू के पिता को भी निशाना बनाया था। ये जंग लियारी की जमीन को लाल करती जा रही थी। पीपीपी एमक्यूएम का टकराव भी इसमें झलकता हुआ नजर आ रहा था। अरशद पप्पू चौधरी असलम कुत्ता दी मौत मारांगे सानू शेरे बलोच कहते ने। रहमान को शेर लियारी कैसे कहा गया, अब वो आपको बताते हैं। साल 2009 तक रहमान डकैत शेर लियारी बन चुका था। उसके खिलाफ 80 से भी ज्यादा केस थे, लेकिन पीपीपी से संरक्षण मिलने की वजह से उसे कोई परेशानी होती ही नहीं थी। उस पर कोई केस बनता ही नहीं था। अगर 80 केस फाइलों में दर्ज है तो आप समझ सकते हैं कि ये 80 नहीं, 1080 भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ तो पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से नहीं होता है, उसकी रिपोर्ट्स नहीं लिखी गई होगी। वो बिल्कुल आज़ाद था, लेकिन वक्त और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते दोस्तों। उसी दौर में पीपीपी की वरिष्ठ नेता बेनजीर भुट्टो की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई और यहीं से रहमान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रहमान का नाम बेनजीर की हत्या में भी शामिल होने का शक किया गया उस पे, और पीएसी ने लियारी पर कंट्रोल कर लिया था। रंगदारी से करोड़ों की कमाई हो रही थी, लेकिन इसी ताकत ने रहमान के दुश्मनों को बढ़ा दिया। साथ ही अब पीपीपी नेताओं से भी टकराव होने लगा था, क्योंकि रहमान ने नेताओं से पैसे मांगने शुरू कर दिए। यही बात उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बनी। लियारी में वो हीरो था, लेकिन बाहर खलनायक था। चरम पर पहुंचकर वो एक खतरा बन गया था। फिर दिन आया जिसका सबको कब से बेसब्री से इंतजार था। वो 9 अगस्त 2009 का दिन था। रहमान अपने 3 साथियों औरंगजेब, नजीर और अकील के साथ स्टील टाउन की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में जिले के एसएसपी चौधरी असलम खान की टीम ने उसकी कार रोकी। पुलिस टीम का रवैया देखकर रहमान को शक हो गया था। मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो रहमान, उसके 3 साथियों औरंगजेब, नजीर और अकील ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस टीम ने भी फायरिंग की। जब गोलियों की आवाज थमी तो लियारी का एक अध्याय मिट चुका था। रहमान मारा जा चुका था। उसका जिस्म गोलियों से छलनी था। कहा जाता है कि उसे 22 गोलियां लगी थी।
पुलिस ने उसकी कार से हथियार भी बरामद किए थे। अब बताते हैं कि फेक एनकाउंटर का इल्जाम भी लगा है, लेकिन रहमान की विधवा पति ने पुलिस पर फेक एनकाउंटर का आरोप लगाया, जिसके चलते एसएचसी ने एफआईआर का आदेश दिया था। रहमान के परिवार को उसकी किडनैपिंग का पहले से ही शक था। वो तुर्बत से लौटते हुए मारा गया था। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई तो उसके बाद पता चला कि उसे 3 फीट की दूरी से गोली मारने की बात सामने आई थी। रहमान की विवादास्पद मौत ने पुलिस को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। जी हां, अगर 3 फीट की दूरी से गोली मारी जाती है तो पता चल जाता है कि ये फेक एनकाउंटर है, और दूर से मारी हुई गोली जब अपराधी भागता है तो उसका सबूत भी साफ पता चल जाता है। रहमान की मौत के बाद उसकी विरासत का क्या हुआ, ये अब आपको बताते हैं। रहमान डकैत की मौत के बाद पीएसी बुरी तरह से बिखर गई थी। फिर उजैर बलोच ने कमान संभाली। उजैर ने अपने नेटवर्क को फिर से फैलाना शुरू किया। कहा जाता है कि रहमान के फ्यूनरल में भी 7 लोग मारे गए थे। लियारी में कर्फ्यू लगाया गया था। रहमान की हत्या के इल्जाम से पीपीपी को भी, जी हां, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, सियासी नुकसान हुआ। हालांकि रहमान की मौत के बाद भी लियारी में गैंग वॉर बराबर चलती रही। साल 2013 में रेंजर्स को ऑपरेशन के लिए लियारी में उतारा गया, जिसके बाद कुछ सुधार हुआ। रहमान डकैत को आज भी वहां रॉबिन हुड कहा जाता है। रहमान की कहानी जुर्म और सियासत के गठजोड़ की दास्तान है, जहां विरासत खून ही खून आपको दिखाती है। आपको उसकी कहानी में सिर्फ खून नजर आएगा, एक्सटॉर्शन नजर आएगा, लड़ाई नजर आएगी, ड्रग्स नजर आएगा। ऐसे आदमी का मरना बहुत जरूरी था। जो भी हुआ थोड़ा और पहले हो जाता तो और गंदगी कम हो सकती थी। फिलहाल हमने आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाई जो मामूली जगह से निकला हुआ, एक लियारी जैसी जगह से निकला हुआ आदमी प्रेसिडेंट तक, मतलब ये भी हो सकता था कि थोड़े टाइम के बाद वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन जाता अगर वो जिंदा रहता, अगर, जी हाँ, बेनज़ीर भुट्टो की हत्या नहीं होती। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। मैं फिर मिलूंगा आपसे। अफजल खान आपसे लेता है इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, राम राम।